हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट्स से वीडियो देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं, फिर डिटेल बात करेंगे आगे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है और टॉप 5 देश कौन कौन से हैं। नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है जिन्हें राष्ट्रपति का एडीसी नियुक्त कर दिया गया है। G20 शेरपा इनमें से कौन थे जिन्होंने जून 2025 में अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 उसकी पहली महिला प्रमुख कौन बन गई है, काफ़ी चर्चा में है ये खबर। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का मेज़बान देश कौन सा है जहां पर चल रहा है। मेटा ने भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसको नियुक्त कर दिया है। UAV है रुद्रास्त्र, तो उसको किसने विकसित किया है जिसका सफल परीक्षण भारतीय सेना ने किया। मई 2025 में देश में खुदरा महंगाई दर कितनी थी, थोक महंगाई दर कितनी थी, सब कुछ बात करेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला प्रश्न लेंगे यहाँ पर हम लोग। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में लैंगिक समानता के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है। दुनिया में बात हो रही है, पहले स्थान पर कौन सा देश। आंसर होगा आइसलैंड। लगातार कई साल से ये आइसलैंड जो है वो नंबर 1 रह रहा है। और ये रिपोर्ट जारी किसने की है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF ने जारी की है जून 2025 में। ठीक है, अगर हम टॉप 5 देशों की बात करेंगे तो पहले स्थान पर आइसलैंड है, सेकंड पर फिनलैंड, थर्ड पे नॉर्वे, फिर फोर्थ पे यूनाइटेड किंगडम है और फिफ्थ पर है न्यूजीलैंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे, फिर डिटेल बताएंगे। प्रश्न यहाँ पर होगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में लैंगिक समानता के मामले में भारत की रैंक कितनी है। लैंगिक समानता की बात हो रही है यहाँ पर, ओके, जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है। क्या होगा आंसर इसका, 131। पिछली बार से भी 2 स्थान फिसल गया है भारत। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप द हिंदू में कि 131वीं पोजीशन इस बार आई है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में टोटल। ओके, तो ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का आप कवर पेज देख रहे हैं। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। और ये रिपोर्ट बताती है कि देशों में, दुनिया के अलग अलग देशों में जो है ना वो स्त्री और पुरुषों के बीच में समानता की स्थिति कैसी है। वर्ष 2025 के इंडेक्स में टोटल 148 देशों की स्थिति का आकलन किया गया है और इस इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग आई है वो है 131। खराब स्थिति रही है। और अगर हम बात करेंगे पिछले साल के इंडेक्स की, 2024 की, तो उस समय भारत की रैंकिंग 129 थी और 2023 में 127 थी। मतलब कि पिछले कई वर्षों में हमारा जो जेंडर गैप है वो ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, और इसकी जो रिपोर्ट है और टॉप 10 देश ये हैं, टॉप 5 तो मैंने बताया था आपको, एक बार नज़र देख लीजिएगा आप। तो ये आप देख रहे हैं नंबर 1 जो आइसलैंड है वो 2009 से 2025 तक लगातार ये इस मामले में टॉप पर रहा है, यानी वहाँ पर जेंडर इक्वालिटी की स्थिति काफ़ी बेहतर देखने को मिल रही है। ओके, तो 148 देशों के इंडेक्स बना है और अगर हम उसमें बात करेंगे, ये तो टॉप 10 है। भारत की रैंकिंग मैंने बताई है 131। दुनिया में सबसे निचला पायदान पर कौन है, तो है पाकिस्तान, उसकी रैंक आई है 141। ठीक है, तो एक बार पड़ोसी देशों की भी देख लेते हैं स्थिति। बांग्लादेश की स्थिति बेहतर है हमसे, 24 रैंक है उसकी। नेपाल की 125 है, श्रीलंका की 130 है, भूटान की 119 है, पाकिस्तान की 148 है, मालदीव की 138 है और चाइना की 103 है। तो ये आप स्थिति देख रहे हैं। अच्छा, ये सवाल होगा एग्जामिनेशन में कि कैसे तय होता है ग्लोबल जो जेंडर गैप इंडेक्स है। देखिए 4 सब इंडेक्स होते हैं, सब कैटेगरी कह सकते हैं। ये है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। क्या क्या है आप देख रहे हैं, आर्थिक भागीदारी और अवसर यानी इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड अपॉर्चुनिटी, ये तो ये हो गया। दूसरी क्या है, एजुकेशनल अटेनमेंट है, यानी शैक्षणिक जो स्थिति है उसको देखा जाता है कि किस तरीके की है। इसके अलावा स्वास्थ्य, हेल्थ एंड सर्वाइवल और जीवित रहने की स्थिति, स्वास्थ्य और जीवित रहने की स्थिति। इसके अलावा राजनीतिक सशक्तिकरण यानी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कितना है, महिला पुरुष का अंतर कितना है। तो इन चारों चीज़ों पर ना वो देखा जाता है कि क्या स्थिति है। ठीक है, तो अलग अलग इंडेक्स में अगर हम देखें, जैसे ये है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, इसमें क्या होता है, इसमें लेबर फोर्स यानी लोग जो काम कर रहे हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है।
कार्य की समानता कितनी है और वेतन क्या बराबर मिल रहा है, इनकम कैसे हो रहा है। तो इन सब की स्थिति में हम लोग ये देख रहे हैं कि ये स्थिति अच्छी नहीं है। इसमें कितना मार्क्स मिला है, 1 टोटल होता है, या कहें कितना परसेंट मिला है, तो 40% के आसपास जो है ना वो मार्क्स मिले हैं। और दुनिया में 144 रैंक है इस मामले में इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटीज़ में। ठीक है, औसत आय समानता भी जो है ना वो ठीक नहीं है भारत की। ओके, हालांकि श्रम बल भागीदारी जो है ना उसमें अब तक की थोड़ी बेहतर स्थिति देखने को मिल रही है। ओके, एजुकेशनल जो स्थिति में अगर देखेंगे, ये क्या होता है, ये लिटरेसी रेट, प्राइमरी सेकेंडरी हायर एजुकेशन में जो इनरोलमेंट है महिला और पुरुष की, छात्र और छात्राओं की, तो उसकी क्या स्थिति है उसमें देखा जाता है। और इसमें काफ़ी बेहतर है, 97.1% का स्कोर मिला है भारत को। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में महिला साक्षरता और हायर एजुकेशन में एडमिशन हो बहुत बेहतर ढंग से वो देखने को मिला है। ठीक है, स्वास्थ्य एवं जीवित रहने की जो स्थिति है उसमें जो अगर हम देखेंगे टोटल, तो इसमें क्या बताया जाता है, इसमें लिंगानुपात, जन्म के समय, प्रतिशत, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा कितनी है महिला पुरुषों की, तो ये है लिंगानुपात में सुधार हुआ है और जीवन प्रत्याशा बढ़ने का स्कोर यहाँ पर बताया गया है इसमें। ठीक है, 95.4% का ये आंकड़ा दिया गया है। अगर हम राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करेंगे, इसमें क्या होता है, संसद, विधानसभा, पंचायतों, इन सब में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, मंत्री कितने प्रतिशत महिलाएं, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। तो अभी ये बताया गया है इस रिपोर्ट में कि संसद में महिला सांसदों की संख्या 14.7% जो है घटी है और वो घटकर 13.8% हो गई है। ठीक है, 14.7% से घटकर 13.8% हो गई है। और महिला मंत्री पदों में उसमें भी संख्या घटी है, 6.5% था पहले और वो घटकर 5.6% आ गया है। ये देश के संसद यानी वहाँ पर मंत्रिमंडल केंद्र और राज्यों का ये आंकड़ा देखा जा रहा है उसके मुताबिक। ठीक है, तो ये स्थिति है। ये थोड़ा डिटेल में पूछा जा सकता है एग्जामिनेशंस में, इन जो अगर लैंगिक समानता को लेकर अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं सवाल जेंडर इक्वालिटी पर, तो ये जो आंकड़े हैं विश्व आर्थिक मंच के, ओके, तो वो आंकड़ों को आप ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025, तो इसको आप वहाँ कोट कर सकते हैं जब एग्जामिनेशन में लिखने को आए या सवाल आए तो। ओके, 1 लाइन में भी कई बार पूछा जाता है इस तरह के सवाल। अब बात कर लेते हैं विश्व आर्थिक मंच की, जिसने ये रिपोर्ट जारी की है। तो वो एक स्विट्जरलैंड की एक संस्था है, गैर लाभकारी है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना की गई थी 1971 में, मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। जर्मन प्रोफेसर क्लॉस श्वाब, उन्होंने इसकी स्थापना की थी 1971 में। हालांकि वो अभी अध्यक्ष नहीं है, संस्थापक अध्यक्ष वही माने जाते हैं, इसके चेयरमैन। ओके, तो वहाँ पर WEF एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन टाइप का हो गया, बहुत बड़ा सा। और वहाँ पर जो दावोस समिट होती है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत चर्चित रहती है, हर साल आयोजित किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि आप सभी के रिक्वेस्ट पर समर सेल ऑफ़र आया गया है और उसमें तमाम जो भी बैचेज हैं उन सब में प्राइस आधे से भी कम कर दिए गए हैं। कुछ दिनों के लिए ये ऑफ़र है आप सबके लिए, आपकी डिमांड पर, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। बहुत सारे जो कोर्सेज हैं वो चल रहे हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। शार्प लर्निंग ऐप आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें कई सारे कोर्सेज हैं। जैसे अगर सिर्फ करंट अफेयर्स की देखेंगे तो ISPCS मेंबरशिप प्लान है और उसमें प्राइसेस काफ़ी कम हो गए हैं। इसके अलावा बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि SSC, टीचर, रेलवे, इन सब के लेवल का है और इन सब में करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी होती है। पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाते हैं और अगले 1 साल तक 365 दिनों तक अपडेट आपको मिलता रहता है। आपको टेस्ट, PDF, वीडियो, ये सब कुछ मिलता है और संबंधित एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज़ भी हम लोग देते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। ओके, और SSC CGL का VOD बैच लॉन्च हो गया है क्योंकि अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन आया था और वक्त बहुत कम है। ठीक है, करीब 3 से 7 अगस्त के आसपास एग्जामिनेशन ले लिए जाएंगे। वक्त कम है इसलिए पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो VOD बैच लॉन्च कर दिया हम लोगों ने, रिकॉर्डेड है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मामूली सा प्राइस रखा गया है एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, ऑफ़र चल रहा है इस वजह से।
71 बीपीएससी का भी प्राइस काफ़ी कम हो गया है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का उसके क्लासेस चल रहे हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और भी कई सारे बैचेज हैं, यूपी पीसीएस का बैच चल रहा है, और भी रेलवे के चल रहे हैं, ग्रुप डी के चल रहा है, बिहार सिपाही का चल रहा है, मतलब कई सारे बैचेज चल रहे हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं, इस ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा की शहादत दिवस कब मनाया जाता है? बिरसा मुंडा का शहादत दिवस आंसर होगा 9 जून को। दरअसल 9 जून सन 1900 को रांची जेल में बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी, और वो उनको भगवान के तौर पर पूजा जाता है बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में। ओके, उनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। उली हाथी गांव है झारखंड में, वहाँ पर मुंडा एक जनजातीय समूह है, तो ये इनका नाम बिरसा मुंडा था। बिरसा मुंडा ने 1894 में सभी मुंडाओं को इकट्ठा करके अंग्रेज़ों से लगान माफ़ी के लिए आंदोलन किया था, और फिर सशस्त्र आंदोलन उनका बदल गया था, फिर जेल में रखा गया था, और फिर युद्ध वगैरह बहुत सारे होते रहे। बाद में फिर अंग्रेज़ों ने उनको गिरफ्तार किया, और फिर जेल में उनका निधन हो गया था सन 1900 में, 9 जून सन 1900 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्वीडन में आयोजित स्टॉकहोम इंटरनेशनल जो चुनावी अखंडता सम्मेलन है, उसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? आंसर होगा ज्ञानेश कुमार। कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो। ओके, और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप द हिंदू में। तो 10 से 12 जून तक वहाँ पर सम्मेलन हुआ, और इसका जो आयोजन है वो किसने किया था? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, यानी IDEA, इंटरनेशनल IDEA, तो इसके द्वारा आयोजित किया गया था, और सम्मेलन का नाम था स्टॉकहोम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी। तो इसमें 50 देशों से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, और इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पहुंचे थे वहां पर स्टॉकहोम स्वीडन में, और उन्होंने भारत की जो पारदर्शी और मतदाता सूची प्रणाली है, इन सब पर विचार डाला था, प्रकाश डाला था। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट ये वहाँ पर चर्चा हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मई 2025 में देश की खुदरा महंगाई दर कितनी रही? मई की बात क्यों कर रहे हैं जून में? क्योंकि जून में मई के आंकड़े आए हैं। आंसर का 2.82%। ठीक है, कितना है? 2.82%। अप्रैल में अगर देखेंगे ये आंकड़ा कितना था, तो 3.16% था। ठीक है, और ये जो आंकड़ा देख रहे हैं आप ना, ये पिछले 75 महीने यानी 6 साल से ज़्यादा का निचला स्तर बताया जा रहा है। मई 2025 में यानी पिछले जो महीने जो मुद्रास्फीति है वो मतलब सामान्य से कमी रही है, 2.82% रही है। और मुख्य तौर पर जो खाद्य मुद्रास्फीति है यानी सामान्य खाद्य सामग्री है, उन सब की जो कीमतें हैं उनमें जो गिरावट हुई है उसकी वजह से ये देखा जा रहा है। महंगाई के बास्केट में ना, यानी जो इंडेक्स होता है उसमें 50% खाने पीने के सामान का योगदान होता है। ठीक है, अच्छा किसने ये रिपोर्ट जारी की है खुदरा महंगाई दर की? तो इसको किसने जारी किया है? इसको जारी किया NSO ने, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी किया है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन उसी के अंतर्गत आता है। तो कैसे तय होता है खुदरा महंगाई दर? CPI के जरिए तय होता है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए तय होता है। और इसमें खाद्य सामग्री, फल, कपड़े, जूते, घर, ईंधन, बिजली, इन सब की महंगाई है ना, उसकी गणना की जाती है। मतलब कि ये देखा जाता है कि इसी वक्त में मई 2024 में किसी सामान की कीमत कितनी थी और 2025 में कितनी है, बढ़ी है या घटी है। इन सब चीज़ों को देखा जाता है, उसी के ज़रिए ये तय किया जाता है। अब महंगाई कैसे प्रभावित करती है? सीधा संबंध होता है परचेजिंग पावर से। ठीक है, अगर कोई सामान का दाम 6% बढ़ गया तो आपकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो कम हो गई ना, इस तरीके से। और इस महंगाई को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो वो होता है RBI करता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये करता है। पैसों बाजार में रुपए का जो बहाव है ना, यानी लिक्विडिटी, उसको कंट्रोल करता है RBI। और ये कैसे करता है? ये टूल है RBI के पास, रेपो रेट को घटाता या बढ़ाता है।
जब महंगाई बढ़ जाती है तो रेपो रेट को बढ़ा देता है आरबीआई, और जब महंगाई कम हो जाती है तो रेपो रेट को घटा देता है आरबीआई। तो अभी आपने देखा होगा पिछले कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि आरबीआई रेपो रेट को घटा रहा है। क्यों? क्योंकि महंगाई कम हो रही है, ठीक है, तो इसलिए ये कर रहा है। और अगर हम देखेंगे ये महंगाई कितनी दर होनी चाहिए आमतौर पर, ये जैसे अभी 2.82% हो, कितना होना चाहिए? तो आरबीआई के द्वारा जो निर्धारित है ना महंगाई दर की सीमा, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर 4% है, ठीक है। हालांकि इसमें 2% की घटोतरी बढ़ोतरी हो सकती है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो 2% से कम महंगाई और 6% से अधिक महंगाई देश के आर्थिक विकास के लिए ठीक नहीं माना जाता है, और इसी के जरिए कंट्रोल करता है आरबीआई, ठीक है, रेपो रेट के जरिए। ओके, तो रेपो रेट पर मैं अगले वीडियो में दूंगा, उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेपो रेट जो है ना आरबीआई ने अभी कम किया है, उसके बारे में अलग से कंटेंट भी आएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा अगला, भारत की थोक महंगाई दर मई 2025 में कितनी थी? आंसर क्या होगा? 0.39%। आप कहेंगे इतना कम? हाँ, अप्रैल में ये 0.85% थे, और मई में ये घटकर 0.39% हो गई है। 0.39%। देखिए, थोक महंगाई दर यानी जो ऐसा सामान जो कि थोक में खरीदा जाता है, थोक मतलब आप रिटेलर से जो खरीदते हैं ना, तो रिटेलर जिससे खरीदता है उस समय दाम सामान का कितना है। तो उसमें दरअसल बताया जा रहा है कि खाद्य पदार्थ, इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, ईंधन की कीमत है, इन सब की वजह से जो कमी आई है उसकी वजह से थोक मुद्रास्फीति जो है ना वो घट गई है और 0.39% पर आ गई है। अब सवाल होगा कि कौन जारी करता है? जैसे खुदरा महंगाई तो आपने जाना कि एनएसओ जारी करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, लेकिन थोक महंगाई दर कौन जारी करता है? वो दूसरी एजेंसी है। वो जारी करता है कौन? DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो दोनों महंगाई दर अलग अलग एजेंसी जारी करती है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे तो 9 जून को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? मान्यता यानी एक्रेडिटेशन लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों यानी SME को सशक्त बनाना, ये है इस बार की थीम, ठीक है। एक्रेडिटेशन के जरिए क्या होता है? उसकी मापा जाता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी का आप देखते होंगे NAC के जरिए एक्रेडिटेशन होता है, A कैटेगरी का, A+ कैटेगरी का, B+ कैटेगरी के अलग अलग जो इंस्टीट्यूट होते हैं, कॉलेज हैं, वो इस तरीके से ये एक्रेडिटेशन की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन लेंगे यहाँ पर, भारतीय नौसेना की उस पहली महिला अधिकारी का नाम बताएं जिन्हें भारत की राष्ट्रपति का ADC नियुक्त किया गया है, यानी एडे डे कैंप। आंसर क्या होगा? यशस्वी सोलंकी, ये नाम है इनका, और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं आप इंडियन एक्सप्रेस में। तो 9 मई को उनको ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने संभाल ली है। और सैन्य इतिहास में बहुत बड़ा एक जेंडर इक्वलिटी की ओर बढ़ता हुआ हमारा जो समाज है, हमारा देश है, वो देख रहा है कि एक शीर्ष जो राजनयिक सैन्य भूमिका है उसमें महिला की नियुक्ति की गई है। ADC क्या है? ये पद क्या है? ADC का जो काम है ना, राष्ट्रपति की मदद करना और सेना से जुड़े हुए काम और उसमें उनको सहयोग करना है, ठीक है। जो आप देखते होंगे फोटोग्राफ, जैसे राष्ट्रपति जी बैठी हैं, उनके पीछे जैसे ये हैं यशस्वी, ठीक है, तो और दूसरे ये हैं। तो इस तरीके से उनके साथ रहना, साय के साथ रहना एकदम इनका काम होता है। और भारत की राष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति उनके पास तीनों सेनाओं से यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना जो होते हैं उन सब से ADC होते हैं। टोटल 5 होते हैं, ठीक है। वैसे तो राष्ट्रपति आपको पता ही है कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना की सर्वोच्च कमांडर हैं, ओके। तो उन सब से 5 टोटल ADC होते हैं, इसमें 3 थल सेना से होते हैं, 1 वायुसेना से और 1 नौसेना से। तो यशस्वी सोलंकी जो है ना, इसी परंपरा के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के टीम में उनको शामिल किया गया है, उनको ADC बनाया गया है, ओके। ये रहा फोटोग्राफ इनका, ओके। अच्छा, इससे पहले अब तक कभी भी नौसेना से कोई भी महिला अधिकारी इस पद तक नहीं पहुंची थी,
ठीक है। एडीसी जो ना राष्ट्रपति के साथ तमाम राजकीय, कूटनीतिक, औपचारिक कार्यक्रमों सब में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के इसका जो आगंतुक हैं, गेस्ट हैं, उनके बीच में संपर्क अधिकारी के रूप में भी काम करते हैं ये। राष्ट्रपति को ब्रीफिंग, उनके लिए ब्रीफिंग तैयार करना, प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करना उनकी जिम्मेदारी होती है। राष्ट्रपति भवन में उनके पास ड्यूटी रूम होता है और 24 घंटे वो ड्यूटी पर माने जाते हैं। ठीक है, तो यशस्वी सोलंकी ऐसी पहली नौसेना की महिला अधिकारी हैं जिनको राष्ट्रपति का एडीसी नियुक्त किया गया। ओके, हरियाणा के मूलतः रहने वाली हैं, हरियाणा के चारखी दादरी जिले की, 27 साल की हैं। उनके पिता सरकारी स्कूल में टीचर हैं, माता गृहिणी हैं और वो भारतीय नौसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के तौर पर वो काम कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 12 जून को। ठीक है, 12 जून को मनाया जाता है। और थीम क्या है? प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना बाकी है, आइए प्रयासों में तेजी लाएं। प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज सम टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स। मतलब क्या हुआ इसका, इस थीम का, कि बाल श्रम को रोकने में बहुत बढ़िया कदम उठाया गया है और वो रुका भी है, लेकिन अभी कुछ और काम करने की ज़रूरत है, स्पीड अप करने की ज़रूरत है। तो ये जो दिवस है ना, वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO की ओर से मनाया जाता है ये। ठीक है, बाल श्रम खत्म होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, G20 के शेरपा इनमें से कौन थे जिन्होंने जून 2025 में इस्तीफा दे दिया? आंसर होगा अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत। तो उनको कब नियुक्त किया गया था? और ये न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में, इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ पब्लिश हुई है और फोटोग्राफ ये रहा। G20 की अध्यक्षता जब ग्रहण किया था भारत ने, तो उसी से कुछ वक्त पहले जुलाई 2022 में भारत जो है ना, वो भारत ने नियुक्त किया था G20 का शेरपा। और किसको नियुक्त किया था? अमिताभ कांत को। ठीक है, तो वो थे। भारत जो है ना, वो कब से कब तक प्रेसिडेंट रहा? 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 का प्रेसिडेंट रहा। और G20 की जो समिट है ना 2023 में भारत में दिल्ली में आयोजित की गई थी। ओके, G20 का जो के शेरपा अमिताभ कांत थे। और शेरपा जो है ना, इस तरीके मतलब इस पूरे आयोजन को लेकर तमाम एजेंसियों, विदेशी एजेंसियों, इन सब के साथ सामंजस्य कोऑर्डिनेशन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अमिताभ कांत जो है ना, वो केरल कैडर के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, 1980 बैच के। और 2016 से 2022 तक वो नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों, पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबाइएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को उनसे अपील है ज़रूर करें। प्रश्न होगा यहाँ, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख कौन बन गई है? आंसर होगा ब्लेज मैट्रेवेली। क्या नाम है? ब्लेज मैट्रेवेली। ठीक है, तो उनको पहली महिला प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। और ये न्यूज़ आप देख रहे हैं, काफ़ी चर्चा में है ये खबर। देखिए, MI6 का जो स्थापना है ना, 1909 में हुई थी और उसके बाद से इस पद पर संभालने वाली पहली महिला है। आपने जेम्स बॉन्ड पिक्चर देखी होगी, मूवी देखी होगी, वहाँ पर MI6 की जो चीफ है वो महिला दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में आज तक MI6 की महिला चीफ नहीं बनी थी। MI6 की महिला चीफ बनी है ब्लेज मैट्रीवेल, पहली ऐसी। ठीक है, तो उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। और ऐसे समय में जब चीन, रूस जैसे देशों से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है ब्रिटेन को, और साथ में जो इज़राइल है, इधर जो तनाव चल रहा है आपका ईरान के साथ, ऐसी स्थिति में उनको बनाया गया है। ठीक है, तो MI नाम क्यों है? आप देखते होंगे MI का फुल फॉर्म क्या होता है? मिलिट्री इंटेलिजेंस। ओके, तो ये नाम है ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6। वहाँ पर MI2, MI3, MI4, MI5 ये सब कुछ है। तो अलग अलग हिस्से में काम मिला हुआ है। जैसे ये विदेश में जो खुफिया काम करना है तो उसका काम है MI6 का। फिर MI4 भी है, MI5 भी है। MI5 का काम जो है ना, वो देश के आंतरिक, जैसे भारत में IB है ना, उसी तरह के काम MI5 के पास है। और भारत में जैसे RNAW है, नहीं रॉ है, उस तरह का काम MI6 के पास है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट ये खबर आपने जाना। और यूनाइटेड किंगडम, उसके किंग कौन है? तो चार्ल्स तृतीय। प्राइम मिनिस्टर कौन है? कीर स्टारमर।
अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एल्बनीज जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो है 13 जून को। और इस बार की थीम क्या है? अपने अधिकारों की मांग, हमारी त्वचा की रक्षा, हमारे जीवन की रक्षा। ये है इस बार की थीम। एल्बनीज क्या है? ये दुर्लभ वंशानुगत डिजीज़ है। ओके। और इसमें क्या होता है ना, पीड़ित व्यक्ति की त्वचा, बाल, आँख, इन सब में जो मेलेनिन पिगमेंट है ना, वो होता ही नहीं है, और ये जन्म से कई बार ऐसा होता है। ठीक है, तो पूरी तरह से सफ़ेद होगा आदमी, क्योंकि उसमें मेलेनिन है ही नहीं। उसका इलाज नहीं होता है, त्वचा में मेलेनिन ना होने की वजह से सनबर्न का खतरा होता है। ठीक है, तो ये एक दिक्कत होती है, ये दिवस इसी वजह से। अगला क्वेश्चन, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का मेजबान देश कौन है? आंसर का यूएसए। ये शुरू हो चुका है अमेरिका में, 14 जून से 13 जुलाई तक ये चल रहा है। ठीक है, टोटल 36 टीम है और 63 मैचेज इसमें आयोजित किए गए हैं, और इसमें ये सब क्लबों के टीम इसमें शामिल हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये फीफा वर्ल्ड कप नहीं है, ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप है। तो दुनिया के जो बड़े बड़े क्लब हैं ना फुटबॉल के, वो सब इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप जो है ना, ये तो क्लब वर्ल्ड कप है, आप इसमें भी देख रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप जो होगा वो 2026 में आयोजित होगा, अगले साल, और उसकी मेज़बानी अमेरिका यानी यूएसए, कनाडा और मेक्सिको मिलजुल कर करेंगे, और वो 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक आयोजित होगा, अगले साल। ठीक है, और ये क्या है? फीफा क्लब वर्ल्ड कप है। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जून को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? थीम है भूमि को पुनः स्थापित करें, अवसरों को अनलॉक करें। मतलब ये है कि जो जमीन जो मरुस्थल की ओर बनता जा रहा है, तो उसको फिर से ठीक करना। जैसे भारत में जो क्या अभियान चल रहा है, बड़ा ये अभियान चल रहा है कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसके दोनों ओर पेड़ की पूरी श्रृंखला लगाई जाए। ठीक है, आपको गुजरात से लेकर और इधर दिल्ली तक, हरियाणा तक लगातार। ओके, तो ये इस तरह से क्या होगा, मरुस्थल जो बन रहे हैं तो उसको कम किया जाएगा, उसके प्रभाव को कम किया जाएगा, ये कोशिश ये होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर होगा, हाँ, मेटा ने भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसको नियुक्त किया दिया है? मेटा जानते हैं आप, फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अरुण श्रीनिवास। क्या नाम है? अरुण श्रीनिवास। और ये न्यूज़ भी ये देख रहे हैं आप द हिंदू में। उनको नया मैनेजिंग डायरेक्टर भारत के लिए और भारत का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, इससे पहले वो भारत में ही मेटा का जो एडवर्टाइजमेंट जो बिजनेस है ना, उसको वो देख रहे थे। ओके, और ये रहा फोटोग्राफ इनका। अच्छा, मेटा के सीईओ कौन है? वो है मार्क जुकरबर्ग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यूएवी यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल, उसका नाम क्या है? रुद्रास्त्र। तो उसको किसने विकसित किया है, जिसका सफल परीक्षण भारतीय सेना ने किया है? क्या होगा आंसर? आंसर होगा SDAL। ठीक है, SDAL यानी सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड। तो ये द हिंदू का जो बिजनेस लाइन है, उसमें आप ये खबर देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये खबर है। ये एक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी VTOL UAV है, और इंडियन आर्मी ने जून में अभी हाल ही में इसका परीक्षण किया। कहाँ पर? राजस्थान में किया है, पोखरण में। इसकी रेंज 70 किलोमीटर है और उड़ान की अवधि 1.5 घंटे के आसपास है। इसमें वॉरहेड भी लगा सकते हैं, बारूद से लैस कर सकते हैं इसको, और ये लक्ष्यों पर हमला करेगा, उसको मार भी सकता है और खुद भी जाके हमला कर सकता है, और इसके अलावा वहाँ से लॉन्च भी हो जाएगा, छोटे मोटे जो मिसाइल हैं वो लॉन्च हो जाएंगे वहाँ से, और इसके अलावा निगरानी वगैरह भी कर सकता है। तो एक इम्पॉर्टेंट ये रुद्रास्त्र ये लॉन्च किया गया है और इसको परीक्षण किया गया सफलतापूर्वक। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और एक बार फिर बता दूं, ये समर सेल चल रहा है, ऑफर है अभी आप सबके लिए। तो शार्प लर्निंग ऐप पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, तमाम कोर्सेज
जैसे ISPCs की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए करंट फोर्स शानदार है, वो आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार UPSC में BPSC में जम के प्रश्न टकराए हमारे, और हमने वीडियो के साथ वो दिया था आपको। ठीक है, तमाम अभी NTPC की एग्जामिनेशन चल रहा है, उसमें खूब टकरा रहे हैं प्रश्न। ओके, SSC CGL का बैच वो है, जो VOD बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं आप। पूरे क्लासेस एक साथ आपको मिल जाएंगे, फटाफट तैयारी, तेज़ी से तैयारी करनी है तो ये क्लास आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच 71st BPSC का GS बैच भी चल रहा है, UP PET का चल रहा है, UPSI, UP कांस्टेबल, ये सब कुछ चल रहा है। ओके, शार्प लर्निंग ऐप पर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।